वेलकम एवरीवन टू माय चैनल सीए प्रियंका's वेल्थ टॉक। गाइस, मैंने पुराने जो हमारा चल रही है सीरीज रेशियोज, उसमें मैंने आपसे बात की थी एफिशिएंसी रेशियोज की, राइट। एफिशिएंसी में मैंने आपको पूरी तरह से अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि एफिशिएंसी रेशियोज हमें बताते हैं कि कंपनीज कितनी एफिशिएंटली वर्क कर रही है। इसी में मैं आगे एक एग्जांपल लेकर आई हूँ आपके लिए, दैट इज कि जब हम एफिशिएंसी रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, दैट इज योर इन्वेंट्री, अकाउंट्स रिसीवेबल्स एंड क्रेडिटर्स, तो ये तीनों जब कंबाइन होते हैं तब हम क्रिएट करते हैं एक कैश कन्वर्जन साइकिल। अब कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होती है ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल के रूप में जानेंगे कि कैश कन्वर्जन साइकिल को हम किस तरह देख सकते हैं, और मैं आपके लिए एक कंपनी का एग्जाम्पल भी यहाँ पे लेकर आई हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला जो है कैलकुलेटिंग अ कंपनीज कैश कन्वर्जन फॉर्मूला इज वेरी सिंपल गाइस। इन्वेंट्री, योर दिस डेटर्स माइनस द पेबल्स, ये आपका है। यहां से आपको पैसा मिलेगा और यहाँ पे आप पैसा देते हैं, राइट। द शॉर्टर द कैश कन्वर्जन साइकिल, जितनी छोटी इस ये कैश कन्वर्जन साइकिल होगी गाइस, द बेटर द कंपनी इज एट सेलिंग इन्वेंट्रीज एंड रिकवरिंग कैश फ्रॉम दी सेल्स व्हाइल पेइंग द सप्लायर्स। मैंने पूरी साइकिल आपको समझाई है। इन्वेंट्री आप सेल करते हैं, राइट। जब आप इन्वेंट्री सेल करते हैं तब क्या क्रिएट होते हैं आपके डेटर्स। डेटर्स आपको कैश देते हैं और वही कैश से आप फिर से रॉ मटेरियल्स परचेज करते हैं। तो ये पूरी साइकिल मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी समझा चुकी हुई है। अगर आप नहीं समझे हो तो प्लीज एक बार वापस जाके वो वीडियो देख लीजिएगा, एंड तक देखिएगा तो यूल अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे ये और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं कि ये जो साइकिल है वो जितनी छोटी हो उतनी अच्छी है। क्यों? इसका मतलब क्या होता है कि भाई हमने अगर 0 डेज पे हमने इन्वेंट्री हमारे फैक्ट्रीज में आई है, हमने सेल किए है, और समझ लीजिए अगर ये 15 दिन में हमारा पूरा पैसा आ जाता है तो हम 15 डेज के बाद फिर से न्यू सेट ऑफ प्रोडक्शन चालू कर पाएंगे। और वही अगर ये 15 दिन की जगह 30 डेज होता है या 45 डेज होता है तो उतना ही टाइम हमको लगेगा हमारा न्यू सेट ऑफ प्रोडक्शन चालू करने में। जितना लेट हम चालू करेंगे उतनी लेट वो साइकिल रन होगी। इसीलिए अगर एक साल में हम जितनी इस साइकिल को हम शॉर्ट रख सके उतना ही कंपनी उस उससे बेनिफिट कर सकती है, उतनी ही टाइम्स उस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ये रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। जस्ट एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, डेटर्स डेज दिए हुए हैं, इतने दिन डेटर से पैसा कलेक्ट करने में इस कंपनी को लग रहे हैं। इन्वेंट्री डेज सब जगह नहीं दिया हुआ है इस पर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, 18 और 19 में। ये जरूर उस वजह से हुआ होगा, कोविड का सिचुएशन था 18 में, तो क्यों अगर ज्यादा है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्यों यहाँ पे है इतनी ज्यादा ज्यादा इन्वेंट्री डेज। का मतलब है कि इन्वेंट्री जो है, जो उनका गुड्स है या जो वो सेल आउट कर रहे हैं प्रोडक्ट और सर्विस, वो पाइल अप हो गया है, बहुत ज्यादा वहां पे गोडाउन से पड़ा है और उसके कोई खरीदार नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। जब भी ये ज्यादा होता है तब हमें और एक स्टेप फॉरवर्ड जाके हमको इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि भाई ये क्यों इन्वेंट्री इतनी ज्यादा आई है। जब भी या तो आप जो इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनमें जाके आप इसको क्वेरी कर सकते हैं। अच्छा, इस वजह से क्या हो रहा है देखिए, कैश कन्वर्जन साइकिल के जो रेशियो सामने आए हैं, यहाँ पे तो 37 है, पर ये देखिए कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे अपन को दिख ही रहा है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा हाई है। जाते 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 यहाँ पे मार्च 2024 में 37 हुआ है। अभी हमने क्या पढ़ा, द शॉर्टर द कैश कन्वर्जन साइकिल द बेटर इज द कंपनी। तो 2023 में ये 58 था, अभी ये घट के 37 हो गया है। तो इट मींस कि 37 जब ये हो गया है 58 से, तो इट इज अ बेटर इंडिकेशन कि कंपनी जो है वो एफिशिएंटली वर्क कर रही है, राइट। वर्किंग कैपिटल डेज क्या होता है? वर्किंग कैपिटल डेज इज नथिंग बट करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी एक एफिशिएंसी रेशियो है जो हमने बात की थी। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड गेस इतना बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है इस कंपनी का, पर आप देख रहे हैं 9% से जाता जाता ये 6% तक हो गया है। तो इस तरह से हम एफिशिएंसी रेशियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं। एंड कैश कन्वर्जन साइकिल को समझने के लिए एफिशिएंसी रेशियोज हमें हेल्प करते हैं, राइट। चलिए आगे अब दूसरे रेशियोज के बारे में बात करेंगे। एक जस्ट मैं एग्जांपल लाई हूँ ये गोदरेज का भी। मैंने आपसे बोला था कि जब भी हम रिस्क रेशियो की बात करते हैं तो मैंने ये भी कहा था आपसे कि भाई डेट जो है वो कम से कम होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए। तो जहां पे आप देखेंगे लोएस्ट फंडिंग कॉस्ट, इसका मतलब क्या है कि गोदरेज, ये जो गोदरेज कंपनी है, गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड, इसका जो फंडिंग कॉस्ट है बहुत कम है। क्यों?
The company has the lowest bank funding cost of 5.95% percent per annum in the sector due to its robust financial position. इसकी जो कंडीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है, वो बहुत स्ट्रांग है. एंड द गुडविल ऑफ द कंपनी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ गोदरेज ग्रुप. देखिए सही समय हम समझ जाते हैं गोदरेज एक बहुत बड़ा ब्रांड है और बहुत लोग उस पर ट्रस्ट भी करते हैं. इसी वजह से जब बैंक इनको फंडिंग दे रही है, कोई भी इनको फंडिंग दे रहा है, तो वो बहुत ही लो कॉस्ट रख रहे हैं. अगर कंपनी इतने सस्ते में पैसा उठा के उसके ऊपर प्रोसेसिंग करे, उसके ऊपर वर्क करे और वहां से अच्छी आरओआई निकाले, तो इसको बोलेंगे हम लेवरेजिंग ऑफ डेट, राइट. तो ये बहुत एक इसका बेनिफिट मिल रहा है बिकॉज ऑफ इट्स ब्रांड वैल्यू, बिकॉज इसकी फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग है. तो इसी तरह से जब रेशियोज हम पढ़ते हैं गाइस, तो हमें एक एक कंपनी की लेयर्स के बारे में पता चलता है. आगे चलते हैं, जानते हैं मार्केट रेशियोज के बारे में. मार्केट रेशियो सिंपल है गाइज, ये फंडामेंटल से रिलेटेड है, बट ये बहुत ज्यादा हमें मार्केट की तरह, मार्केट में क्या इस कंपनी के बारे में सोचा जा रहा है, क्या ये कंपनी के बारे में इन्वेस्टर्स की क्या राय है, या क्या आगे होने वाला है, उस बारे में ये हमें बहुत बड़ा इंडिकेशन देती है. तो अर्निंग्स पर शेयर एक बहुत ही कॉमन है कि भाई हमने अगर एक शेयर खरीदा है तो उसके ऊपर हम हमारी अर्निंग्स कितनी है. कैसे पता चलेगा हमें? बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज योर नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर. नेट इनकम कैसे आएगी? नेट इनकम को हम बोल सकते हैं PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिवाइडेड नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग. जो भी उस कंपनी के शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, राइट, फॉर द इन्वेस्टर्स, उसे बोलेंगे हम नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग. तो जब हम जितनी भी शेयर्स अवेलेबल है उससे हम ये नेट इनकम को डिवाइड करेंगे, तब हमें मिलेगा एक शेयर पे कितना EPS हम अर्न कर रहे हैं. इससे क्या पता चलता है कि जितना ज्यादा ये होगा ना गाइस EPS, उतनी ही कंपनी बढ़िया है, उतना ही कंपनी इनकम प्रोड्यूस कर रही है. तो ये बहुत ही, ये डेफिनेटली ये रेशियो हमेशा हाई होगा. जितना हाई होगा उतना ही हमें उससे ज्यादा बेनिफिट है. तो उस कंपनी को हम चूज कर सकते हैं जिनका EPS हाई होता है. उससे से रिलेटेड एक दूसरा रेशियो है PE रेशियो. ये रेशियो बहुत लोग बहुत बार बात करते हैं, इसके ऊपर तो जितनी बात की जाए उतनी ही कम है. प्राइस टू अर्निंग रेशियो. ये रेशियो हमें दो चीज के बारे में बताता है. एक तो मार्केट में उस कंपनी की क्या स्थिति है, और दूसरा कि वो उसके जो फंडामेंटल्स है उसकी क्या परिस्थिति है. तो दैट्स द रीजन, ये रीजन है कि पी रेशियो वॉरेन बफेट, बहुत ही बड़े इन्वेस्टर है, उनका ये बहुत ही फेवरेट है, राइट. वॉरेन बफेट जब इनिशियली मैंने उनके इंटरव्यूज देखे, तो वो क्लियरली बोलते हैं जिन कंपनीज का पी अच्छा होता है, आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट जरूर से कर सकते हैं. तो पी रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे गाइस? आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सभी फाइनेंशियल वेबसाइट्स पे कंपनीज के पी रेशियो अवेलेबल रहते हैं. इसकी फॉर्मूला मार्केट प्राइस पर शेयर और EPS है, और अदरवाइज हम लिख सकते हैं करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर. फॉर एग्जाम्पल अभी कोई कंपनी का प्राइस चल रहा है 1000 रुपीज, और उसका जो EPS है, फॉर एग्जाम्पल उसका है 100, राइट. तो इसका क्या हो गया? 10 हो गया उसका PE. दो कि ऐसा होता नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ. तो इस पी रेशियो से हमें क्या पता चलता है? यहां से पी रेशियो से मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगी, दैट इज कॉल्ड अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड. एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से अगर पी को देखें, तो पी है, हमारे पास है कंपनी लेट से इन्फोसिस, है ना. इन्फोसिस का आप जानते हैं, इन्फोसिस कंपनी आई है आपकी IT सेक्टर से, है ना. IT सेक्टर और सॉफ्टवेयर कंपनी है ये. तो जब हमें पी को कंपेयर करना है और हमें ये जानना है कि पी हाई, पी कितना है उस कंपनी का, या वो सही है या नहीं है, तो हम दो चीज कर सकते हैं. हमारे पास पी है कि इन्फोसिस का पी जो है, दैट इज योर लेट्स से 25. मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, और मैं एग्जांपल लेकर आऊंगी जिस केस स्टडी आएगी ना, जिसमें मैं आपको क्लियरली समझाऊंगी कि कैसे हमें पी का और बेटर यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने देखा कि इन्फोसिस कंपनी का पी जो है वो 25 है, और IT सेक्टर इस इंडस्ट्री का जो पी है ना guys, वो है लेट्स से 35. ओके, मैं वापस एक बार लिख देती हूँ. ये इन्फोसिस है और ये है आपका इंडस्ट्री.
इन्फोसिस का पी है लेट्स से 20 और इंडस्ट्री का है 35। अब ये चीज हमें क्या बताती है कि दूसरी जो भी आईटी बेस्ड कंपनीज है, आईटी बेस्ड या सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज है, उन सबका पी मार्केट के अनुसार एवरेज जो पी है वो है 35। पर अभी जो हम देख रहे हैं कि भाई इन्फोसिस का है 20। तो जब ये दो फिगर्स हम कंपेयर करते हैं तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे कि इन्फोसिस का पी अब अभी अंडर वैल्यूड है। रीजन क्या है, क्यों? क्योंकि दूसरी जो कंपनीज है उनका इंडस्ट्री एवरेज आप देखो तो 35 है, पर इन्फोसिस भी उसी आईटी बेस से है, उसका 20 है। तो इस राइट नाउ सिर्फ लुकिंग एट ओनली द पी हम बोलेंगे कि इन्फोसिस इज अंडर वैल्यूड। अब अंडर वैल्यूड का मीनिंग क्या होता है? अंडर वैल्यूड का बहुत ही लेमैन, अगर आप दूसरी सब चीजों को इग्नोर करेंगे तब इसका मीनिंग होता है कि भाई कोई अगर कंपनी अंडर वैल्यूड है तो आप उसके शेयर्स बाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे वर्ड ऑफ कॉशन आएगा। सिर्फ पी देख के हमें डिसीजन नहीं लेना है, ये वन ऑफ द फैक्टर्स है। हमने इतने सारे रेशियोज की बात की है गाइस, ये भी उसका ही उसी तरह एक रेशियोज है जिसको हमको समझ के फिर डिसीजन लेना होगा। तो सिर्फ जस्ट पी लो है, हम अंडर वैल्यूड है तो हम उसे बाई कर लें, ऐसा हमें आंख बंद करके नहीं करना है। मैं आपको बता रही हूँ ये एक वन ऑफ द फैक्टर्स है, हमें और भी देखना पड़ेगा कि भाई क्यों। अगर समझिए ये लो है फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे पहले हमें जाके उसको इन्वेस्टिगेट करना होगा और हमें जानना होगा कि ये क्यों लो है। क्या सच में इसके फंडामेंटल्स खराब है या नहीं? अभी ये कंपनी मार्केट के हिसाब से थोड़ी अंडर वैल्यूड है, आगे जाके इसका प्राइस बढ़ेगा तो ये कंपनी बढ़िया से परफॉर्म करेगी। तो कभी भी, मैं तो यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ, कभी भी कोई कंपनी का अगर पी आपको उसके इंडस्ट्री के कंपैरिजन में लो लग रहा है तो प्लीज आप इन्वेस्टिगेट करिए पहले कि वो क्यों लो है। वाइसा वर्सा इसकी ऑपोजिट सिचुएशन क्या आती है हमारे सामने? अपोजिट सिचुएशन ये आती है कि भाई ये है आपका लेट्स से 40 और ये है 35। तो अब क्या सिचुएशन हो गई? अब ये हो गया आपका ओवर वैल्यूड। और जब भी अगर लेमैन की जैसे आप समझेंगे कि कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो हमें क्या करना होगा, उसका सीधा सा मीनिंग है कि उसे सेल कर दीजिए। अब सेल आप बोलेंगे हमारे पास तो स्टॉक है ही नहीं, हम कैसे सेल करें? सिंपल सी बात है, अगर आपके पास स्टॉक है तो अभी आप उसको सेल कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इस कंपनी की प्राइस इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा है, तो आप ये प्रॉफिट में बेच सकते हैं। राइट? अगर मैं आपसे बोलूं कि नहीं, अगर आप बोले नहीं हमारे पास नहीं है, हम फिर भी इसको बाय करना चाहते हैं, तो शायद ये टाइम सही नहीं होगा। थोड़े दिन आप वेट करिए, लेट द प्राइसेस गो डाउन। वो करेक्शन आएगा, प्राइसेस थोड़े से 35 के आसपास आ जाएंगे, पी रेशियो 35 के आएगा, उससे लो जाए तब शायद आपको ये बाय करना चाहिए। कभी भी गाइज मैं एक ही बात जानती हूँ, अगर मैं आपको समझा रही हूँ रेशियोज के बेस पे कि भाई इसका कोई रेशियो हाई है या लो है तो ये बाई नहीं करना है स्टॉक, या हमें उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में नहीं ऐड करना है, तो वो फॉर द टाइम भी, जब तक उस रेशियो में चेंजेस नहीं आ जाते। ऐसा नहीं है कि अगर ओवर वैल्यूड है तो हम कभी भी स्टॉक को बाई नहीं करेंगे, नहीं। विल वेट, हम वेट करेंगे कि भाई प्राइसेस कब डाउन होते हैं, ओके, या उसकी रेंज में आएंगे तब आप जरूर से उसको पिक कर सकते हैं। तो प्लीज आप एक बात को अच्छे से समझिएगा, कोई भी रेशियोज सोलोली अगर अकेले से एनालाइज करेंगे हम तो हम बेस्ट रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे, बेस्ट एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें चारों पांचों एंगल से सोच समझ के फिर डिसीजन लेना है। बट फॉर श्योर ये रेशियोज जो है ना, ये आपको हेल्प करेंगे डिसीजन लेने में। सबका प्रॉब्लम यही होता है, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज इसीलिए आती है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो जो रेशियोज है वो आपका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि कब हमें बाय करना है और कब उस स्टॉक को नहीं, फॉर द टाइम भी नहीं बाय करना है। आई होप ये अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं ट्राई करूंगी इस पे और इलॉबरेट आपको एग्जांपल दे सकूं। अब जब हम बात करते हैं, चलिए देखिए पी है। एक बात और मैंने देखी है गाइस, बहुत सारी कंपनीज जो 40 के अबव जिनका पी होता है, 40 से ज्यादा होता है, उसको एक तरह से जब स्वॉट एनालिसिस होती है ना, स्वॉट मतलब क्या? स्ट्रेंथ, बहुत ही कॉमन वर्ड है, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, कि भाई क्या कंपनीज के पास अपॉर्चुनिटी है, और थ्रेट, है ना? ये एक एप्स वगैरह बना के देते हैं। तो मैंने देखा है कि अगर कंपनीज का पी 40 से अबव है तो उसे थ्रेट या वीकनेस की कैटेगरी में डाला जाता है। इट मीन्स कि भाई 40 के ऊपर अगर कोई पी है तो हमें थोड़ा सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा ही हाइक हो रखा है, हाइक हो रखा है, मतलब उसका प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ रखा है।
इसी वजह से उसे इस कैटेगरी में डाला गया है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सारी कंपनीज ही खराब होगी, बट जरूर से हमें एक बार एनालाइज और करना चाहिए अदर रेशियोज को देख के कि भाई अगर ये 40 से अबाव है तो ये क्यों है, क्या रीजन है कि ये 40 से अबाव जा रहा है, क्या सच में ये प्रॉमिसिंग है, क्या सच में मार्केट की ये स्ट्रेंथ है या वट एवर इट इज, तब हमें डिसीजन लेना होगा। तो प्लीज रिमेंबर 40 और 35, या मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट आपको नंबर दे रही हूँ, 40 से अबाउ अगर कोई पी है तो प्लीज उसको डबल वेरीफाई चेक करिएगा एंड देन ओनली यू टेक अ कॉल टू इन्वेस्ट। चलिए, तो ये हो गया गाइस, सारे मैंने आपको रेशियो समझा दिए हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट और आपको इससे हेल्प मिलेगी कोई भी कंपनी को एनालाइज करने में। अब आपका एक और क्वेश्चन आ सकता है आपके मन में कि ये सब हमें मिलेगा कहाँ से। गाइस ये है फंडामेंटल बेसिक स्टेटमेंट्स, ये तीनों स्टेटमेंट्स जो है इसकी मदद से वो सारे रेशियोज कैलकुलेट किए जाते हैं बेसिकली इन नंबर 1 और नंबर 2 से। कैश फ्लो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं पूरा कैश फ्लो भी एक्सप्लेन करूंगी, राइट। बट जो भी रेशियोज हमें बनाने हैं वो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट से हमें क्लियरली मिल सकते हैं। अब सेकंड सवाल आता है कि क्या आपको ये रेशियोज याद रखने होंगे, इनकी फॉर्मूला याद रखनी होगी, या आप कैसे अब इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको इसका कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये एक्सप्लेन करने का मेरा पूरा रीजनिंग यही है कि आपको समझना है इनको। पर आपको ये सब रेडीमेडली अवेलेबल कहाँ मिलेंगे, आपको investing.com पे मिल सकते हैं, मनी कंट्रोल पे मिल सकते हैं, screener.com पे मिल सकते हैं, या आपको याहू फाइनेंस पे मिल सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है गाइस जहां पे ये रेशियोज रेडीली अवेलेबल है, आपको सिर्फ उनको एनालाइज करना है। सेकेंडली, आप कुछ भी ना करें तो आप कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे भी वो लोग रेशियोज कैलकुलेट करके आपको दे देते हैं। बिकॉज इट्स एन इजी प्रोसेस, नंबर को डिवाइड करना है, फॉर्मूला सेट होती है, देन डू सिस्टम से आप इजीली कर पाएंगे। तो नाउ आप समझ गए हैं कि ये रेशियोज कहाँ से एक्सट्रैक्ट करने हैं, कैसे इन रेशियोज को हमको समझना है, और थर्डली हमें कैसे उनका यूज करना है। तो आज हमें इतना ही कंप्लीट करेंगे गाइस। नेक्स्ट में मिलेंगे एक रियल केस स्टडी के साथ। मैं एक कंपनी की लाई हूँ आपके लिए जिसका पहले मैं आपको डेटा बताऊंगी, उसके बारे में हम फिर उसमें रेशियोज कैलकुलेट करेंगे, और हम समझेंगे कि रेशियोज पे बेस्ड के ऊपर हमने एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। और ये केस स्टडी के बाद आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प मिलेगी हर एक कंपनी को एनालाइज करने में बेस्ड ऑन द रेशियो। उससे जब रेशियोज के बेस पे हम कंपनी को एनालाइज करते हैं हम उसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, राइट। सो आई होप you have a great knowledge of ratios through these videos. So please like, subscribe my channel. Meet you in the next video. Thank you so much, guys.